Hello everyone and welcome back to my channel Study with Zana, and the chapter that we are going to do today is the Age of Industrialization. So what happened that in the later half of the 18th century, when I say the later half of the 18th century, it means 1750s ke onwards. Alright, 1750s ke baad. So what happened in the later half of the 18th century, the machine age was introduced by the scientific inventions which made production on a large scale possible. Domestic production system was replaced by the workshop system. People started manufacturing power operated machines. And modern business network developed and there was an unprecedented increase in trade and commerce. The changes introduced were so powerful that a phrase, industrial revolution, is used to describe them. क्या हुआ 1750s के बाद मशीन्स जो है इंट्रोड्यूस होने पड़ी. साइंटिस्ट ने इन्वेंशंस की, साइंटिस्ट ने मशीन्स इन्वेंट की, साइंटिस्ट ने इनोवेशंस की, जिसकी वजह से मशीन्स जो है हमारी दुनिया में आई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन करना ऑन अ लार्ज स्केल पॉसिबल हो गया. मतलब एक साथ काफी ज्यादा, जब हम हाथ से काम करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन मशीन से तो हमें जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाएगा ना, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल पर पॉसिबल हो गया. डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि जहां पर लोग घर में काम करते थे, हाथ से काम करते थे, वो रिप्लेस हो गया वर्कशॉप में. जब एक ही बहुत सारे वर्कर्स जो अब एक ही साथ फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने लगे. पीपल ने स्टार्ट किया मैन्युफैक्चर करना पावर ऑपरेटेड मशीन्स, वो मशीन्स जो पावर पे चलती है. मॉडर्न बिजनेस नेटवर्क डेवलप हो गया और देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स. अनप्रेसिडेंटेड मींस अननोन, एक अचानक से एक अननोन इंक्रीज हो गया ट्रेड और कॉमर्स में. तो ये चेंजेस जो इंट्रोड्यूस हुई वो इतनी पावरफुल थी कि एक फ्रेज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं उन चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द फ्रेज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज used not because the process of the change was very rapid but because those changes were extremely fundamental. ये फ्रेज जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो जो चेंजेस है वो बहुत जल्दी जल्दी हो गई, हमें पता ही नहीं चला. नहीं, हम ये फ्रेज इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जो चेंजेस थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली फंडामेंटल यानी कि एक्सट्रीमली बेसिक चेंजेस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने के लिए. तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अगर हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिफाइन करना, हम कैसे करेंगे? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज वाइडली डिफाइंड एज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट अकर्ड इन द ब्रिटेन in the late 18th and 19th century brought up by the introduction of machinery. जो ब्रिटेन में आया लेट 18th और 19th सेंचुरी में, और किससे आया? जैसे जैसे मशीन्स हमारे देश में आती गई वैसे वैसे हमारा देश जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता गया. So it was characterized by the use of steam power, the growth of factories and the mass production of manufactured goods. ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये कैरेक्टराइज कैसे होने लगा? जब लोगों ने यूज ऑफ स्टीम पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज की ग्रोथ होने लगी, मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो जो सिस्टम, देखो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड का मतलब क्या. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो का मतलब होता है अर्ली फॉर्म ऑफ एनीथिंग, अर्ली फॉर्म ऑफ एनीथिंग. और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं प्रोटोजोआ, अर्ली फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स. सिमिलरली प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, राइट, इन सबका अर्ली फॉर्म. पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी, पहली फैक्ट्रीज जब यूरोप में नहीं आई थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता था उसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. सो द पीरियड व्हेन द फर्स्ट फैक्ट्रीज केम अप इन यूरोप इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. वो पीरियड जब पहली फैक्ट्रीज यूरोप में आई, जब यूरोप में नहीं आई थी, उससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन लोग कैसे करते थे, उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड द पीरियड वाज मार्क्ड बाय द मर्चेंट्स. मर्चेंट्स आए, उसकी वजह से पीरियड्स मार्क हुआ, इस वजह से ये जो पीरियड है ये शुरू हुआ. दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन्स, जो कि टाउन से मर्चेंट्स आए गेटिंग प्रोडक्ट्स मेड इन विलेजेस. और वो प्रोडक्ट्स उनको प्रोडक्ट्स मिलते कहां थे? जो विलेजेस में थे. सो विलेजेस जो थे वो फोकस था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का. आई रिपीट, वो पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब पहली फैक्ट्रीज यूरोप में नहीं आई थी उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं. और ये पीरियड मार्क हुआ था बाय द मर्चेंट्स इन टाउन्स, और उनको प्रोडक्ट्स कहां से मिलते थे? जो विलेजेस में बनते थे. तो जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, फैक्ट्रीज नहीं आई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तब भी होता था. इसका मतलब ये नहीं कि काम नाम नहीं होता था, कपड़े नहीं बनते थे, प्रोडक्शन नहीं होती थी, मगर विलेजेस में होती थी. लोग अपने घर में, अब सारे फैमिली मेंबर्स अपने घर में अपने हाथ से काम करते थे. ठीक है,
तो पीपल यूज्ड टू डू प्रोडक्शन इन देयर हाउस में, घर में अपने काम करते थे, विलेजेस में काम करते थे। उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, द अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज। और विलेजेस जो थी हमेशा से ही प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकस रही है। क्यों विलेजेस ही क्यों? इसके दो रीजन है। नंबर वन, चीप लेबर वाज अवेलेबल इन विलेजेस। विलेजेस में जो है हमें सस्ता लेबर मिलता था। हाँ, सो चीप लेबर वाज अवेलेबल इन विलेजेस। विलेजेस में हमें सस्ता लेबर मिला करता था। Cottagers and peasants who were earlier dependent on small lands for their livelihood now had to look for an alternate source of income. ठीक है, जो कॉटेजर्स थे, जो पेजेंट्स थे, जो वो पहले जो है अपने कॉमन लैंड्स पे डिपेंड होते थे अपनी खेती बाड़ी के लिए भी, उसी से उनको पैसे भी मिलते थे, उसी से फसल भी उगती थी, उसको फिर वो बेचते थे, उससे पैसे मिलते थे। तो उनका सारा डिपेंडेंस किस पे थी? उन्हीं कॉमन लैंड्स पे थी अपनी लाइवलीहुड के लिए। लेकिन अब उनको किसी और सोर्स ऑफ इनकम के लिए देखना पड़ा था, क्योंकि जो उनको कॉमन लैंड है वो चला गया, बिकॉज लैंड वाज बिकमिंग स्केर्स इन विलेजेस। लैंड जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा था विलेजेस में। स्मॉल प्लॉट्स वर नॉट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। Alright, so when the merchants offered advances to the peasants, they readily agreed, and the income from the proto-industrial supplemented to their shrinking income. तो अब आप बोलोगे कि ये जो विलेजर्स है इन्होंने मानी क्यों मर्चेंट्स की बात, ये काम वाम करने के लिए? उनको अपना काम नहीं था? उन्होंने क्यों मानी मर्चेंट्स की बात? कि वो विलेजेस में बैठ के अपने घर में बैठ के प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, काम करेंगे, हाथ से काम करेंगे? क्यों मानी उन्होंने? वो तो खेती बाड़ी करते होंगे ना, तो उन्होंने क्यों मांगी? उन्होंने इसीलिए मांगी क्योंकि जो विलेजेस में जो लैंड था वो स्केर्स, वो कम होता जा रहा था, और अब स्मॉल प्लॉट्स इनफ नहीं थे, एक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, छोटे छोटे प्लॉट्स इनफ नहीं थे ताकि वो लोग अपनी जो नीड्स है, जो अपनी जरूरत है, उनको पूरा कर सके। तो जब मर्चेंट्स ने उनको एडवांस में पैसे ऑफर किए एक काम करने के लिए, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने घर में काम करने के लिए, तो उन्होंने जल्दी से मान लिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि अब हमारे पास यही एक ऑप्शन है, बिकॉज जो लैंड है, जो जिन पे वो ऑलरेडी डिपेंडेंट थे, वो उनके हाथों से चला जा रहा था। सो जब मर्चेंट्स ने उनको एडवांसेस ऑफर किए पीजेंट्स को, तो उन्होंने रेडिली दिए एग्री, और जो द इनकम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सप्लीमेंटेड टू देयर श्रिंकिंग इनकम। Second reason is the control of guilds on manufacturing and marketing in towns. गिल्ड्स का क्या मतलब होता है? गिल्ड का मतलब होता है यूनियन। जब 4 से 5 लोगों का यूनियन, आप चाहो तो अपनी क्लास में उन लोगों का गिल्ड भी बना सकते हो जो 90% चौपर मार्क्स लाते हैं। आप उन लोगों का गिल्ड बना सकते हो जो 40% मार्क्स लाते हैं। आप उन लोगों का भी गिल्ड बना सकते हो जो आर्ट कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? सो गिल्ड का मतलब होता है एक यूनियन, 4 से 5 लोगों का ग्रुप। ऑलराइट, तो जो है अर्बन एरियाज में ना, तो लोगों ने जो है विलेजेस में फिर गिल्ड्स बनाना शुरू कर दिया अर्बन एरियाज में अपने अपने। सो कंट्रोल करने लगे वो मैन्युफैक्चरिंग को, मार्केटिंग को टाउन्स में गिल्ड्स बनाकर। सो देयर वर पावरफुल गिल्ड्स इन अर्बन एरियाज में बहुत पावरफुल गिल्ड्स होते थे, एंड दीज गिल्ड्स कंट्रोल्ड सर्वाइवल, कंपटीशन एंड प्राइसेस, एंड प्रिवेंटेड द एंट्री ऑफ अ न्यू मेंबर इन द मार्केट। मतलब ये किसी भी नए मेंबर को अपने बिजनेस में, अपने मार्केट में ना आने नहीं देते थे। ठीक है, सब लोग अपना अपना फायदा देखते थे, वो किसी और को जो है अपने बिजनेस में, अपने मार्केट में घुसने ही नहीं देते थे। ये गिल्ड्स इतने पावरफुल हुआ करते थे, ये सर्वाइवल को भी कंट्रोल करते थे, कंपटीशन को कंट्रोल करते थे, प्राइसेस डिसाइड करते थे, और किसी भी न्यू प्लेयर की मार्केट में एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखी थी इन्होंने। Alright, so it was difficult for the new markets to set up their business in the urban areas due to these guilds. तो नए नए मार्केट्स के लिए अपना बिजनेस सेटअप करना अर्बन एरियाज में काफी मुश्किल हो चुका था इन गिल्ड्स की वजह से। तो ये दो रीजंस है कि विलेजेस जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन फोकस थी, और विलेजर्स ने क्यों मानी मर्चेंट्स की बात, क्यों उन्होंने अपने घर में प्रोडक्शन करने के लिए एग्री किया। गॉट। अब प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, अब जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम था ये काम कैसे करता था? तो इस सिस्टम में अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द मर्चेंट्स बेस्ड इन टाउन्स एंड द विलेजर्स लिविंग एंड द वर्कर्स लिविंग इन द कंट्री साइड। एक क्लोज रिलेशनशिप इसी सिस्टम में, इसी प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या हुआ, एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया वर्कर्स के बीच में जो कि कंट्री साइड में रह रहे थे, और जो मर्चेंट्स थी जो टाउन्स से आए थे प्रोडक्शन के लिए। ऑलराइट, सो प्राइमरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन वाज द हाउसहोल्ड। प्राइमरी यानी कि जो बेसिक यूनिट प्रोडक्शन का था वो तो हाउसहोल्ड ही था, क्योंकि प्रोडक्शन होने का उस वक्त इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मशीन थी, सब तो थी नहीं। प्रोडक्शन को होना का है, प्रोडक्शन को तो घर में ही होना है, तो हाउसहोल्ड ही तो मेन फोकस होगा ना। प्राइमरी यूनिट इज जस्ट द प्राइमरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन वाज द हाउसहोल्ड, बिकॉज प्रोडक्शन तो घर में ही होगी। तो प्राइमरी यूनिट कौन था? प्रोडक्शन का हाउसहोल्ड। तो क्या होता था, अ मर्चेंट क्लोथर इन इंग्लैंड
जो एक मर्चेंट क्लोथियर होता था इंग्लैंड से, वो वूल खरीदता था, परचेज्ड वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर, वो वूल खरीदता था एक वूल स्टेपलर से, और फिर वो उसको स्पिनर्स को दे दिया करता था, कैरीड इट टू द स्पिनर्स. Merchant would then put the yarn out to the weavers. और जो मर्चेंट था फिर वो yarn जो है आउट करके रख देता था वीवर्स के लिए, और फिर उसको डायर्स को दिया जाता था. इस तरीके से जो है प्रोडक्शन हुआ करती थी विलेजेस में. फिर जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम का उस पे हैड एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रैमिफिकेशन, मतलब इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है एक बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकला. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोनॉमिक पे, फाइनेंस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया. नंबर 1 इज स्ट्रेंथनिंग द मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स. मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स जो थे इसकी वजह से स्ट्रेंथन हो चुके थे. मोर ओवर बिकॉज विलेजर्स वर पेड इन कैश फॉर देयर प्रोडक्ट्स, they became integrated into a cash and wage based manufacturing economy. क्योंकि जो वर्कर्स को पे किया जाता था कैश में अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो एक मतलब उनको लगने लगा कि हम कुछ कमाते हैं, उनको कैश दिया जाता था, अपने टाइम पे सैलरी दी जाती थी, तो उनको लगने लगा they became integrated into a cash and wage based economy. तो उनको लगने लगा कि हाँ हम भी कुछ कमाते हैं. So each of these factors further, prepared Europe to make a leap into industrialization. ये जो factors थे इन्होंने ही यूरोप को prepare किया ताकि वो मतलब खुद को push करता जाए किसकी तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अपने कंट्री को. ऑलराइट. सो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था. उन्होंने सबसे पहले इसने स्ट्रेंथन कर लिया आपके मार्केटिंग नेटवर्क, क्योंकि वर्कर्स को कैश में दिया जाती थी उनकी पेमेंट, तो वो इंटीग्रेट हो गए एक कैश और वेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में. तो इन्हीं सारे फैक्टर्स ने जो यूरोप को प्रिपेयर किया टू मेक अ लीप इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया किसको बोलते हैं. द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज वाइडली डिफाइंड एज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कहां पर आई, दैट अकर्ड इन द ब्रिटेन इन द लेट 18th and 19th century. और वो किसने लाई, ब्रॉट अप, जैसे जैसे मशीन्स इंट्रोड्यूस हो गई, ब्रॉट अप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी. ऑलराइट. एंड इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टीम पावर, द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज and the mass production of the manufactured goods. That is called as the industrial revolution. तब industrial revolution शुरू हुआ कहां पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ. तब the main features that are involved in the industrial revolution were technological, social, economical and cultural changes जो थी involved थी इसी industrial revolution में. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आई और कल्चरल चेंजेस आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी वजह से आया. तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या इंक्लूड होता था उसके बारे में जानते हैं. सो द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूडेड द यूज ऑफ न्यू बेसिक मटेरियल्स. जो नए बेसिक मटेरियल्स आए थे जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, उनका यूज. The use of new sources of energy, both fuels and motive power, जैसे कि कोल है, स्ट्रीम है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम है, right? All these. Then the invention of new machines, नई नई machines इन्वेंट होती गई, ये सारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में आता है ना. A new organization of work, मतलब फैक्ट्री सिस्टम. अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक नई जगह बन गई जहां पर विलेजेस में लोग जो है अपने घर में बैठ के इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने घर में बैठ के प्रोडक्शन करते थे. अब वहीं पे फैक्ट्रीज आने लगी जिसकी वजह से जो लोग हैं अब एक ही छत के नीचे फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर एक साथ काम करने लगे. एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया, कम्युनिकेशन डेवलप हो गई. इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू टेक्नोलॉजी, साइंस टू इंडस्ट्री. साइंस की जो एप्लीकेशंस थी, की जो जरूरत थी इंडस्ट्री के लिए वो बढ़ती गई क्योंकि जैसे जैसे नई नई मशीन्स इन्वेंट होती गई तो ये सारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती रही. देन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस में क्या आया. Number 1, economic changes that allow the wider distribution of wealth. Economic changes आई, financial changes आई, जिसकी वजह से जो wealth, जो पैसा है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लगा विलेजर्स के अमंग. Number 2, agricultural improvement, agriculture improve होने लगा. Alright, cultural transformations आई, ठीक है. वर्कर्स एक्वायर्ड न्यू एंड डिस्टिंक्टिव स्किल्स, वर्कर्स ने नए स्किल्स सीखे, डिस्टिंक्टिव स्किल्स सीखे. एंड दे बिकेम मशीन ऑपरेटर्स, मतलब उनको आ गया मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, वो मशीन ऑपरेटर्स बन गए. ऑलराइट. एंड स्वीपिंग सोशल चेंजेस इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग क्लास. ये सारी चेंजेस आई आपकी सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस में.
तो इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई इन सारी चेंजेस से। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर हम चीफली बात करें ना, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड चीफली फ्रॉम द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चीफली स्टार्ट हुआ। सो इफ यू टॉक अबाउट चीफली स्टार्टेड कैसे हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड चीफली फ्रॉम द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन। इस नए एरा का जो सबसे पहला सिंबल था ना इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो था कॉटन। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन। Its production boomed in the late 19th century. When I say late 19th century, उसका मतलब होता है 1890 to 1900। जो इसकी प्रोडक्शन है, कॉटन की जो प्रोडक्शन है, वो बूम्ड हो गई, फैल गई, हर जगह कॉटन की डिमांड थी। So so 1760 में ब्रिटेन was importing 2.5 million pounds of raw cotton, and in 1787 this import soared to 22 million pounds। तो आप देख सकते हो लगभग 27 years में कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ कॉटन की प्रोडक्शन में। जहां पर 1760 में ब्रिटेन 2.5 मिलियन ऑफ पाउंड्स जो रॉ कॉटन है प्रोड्यूस करता था, अब वहीं पर ब्रिटेन 1787 में 22 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन प्रोड्यूस करने लगा। तो दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो चेंजेस थी, ये जो इंक्रीज था कॉटन की प्रोडक्शन में, ये बहुत सारी चेंजेस के साथ लिंक्ड था जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आए। ऑलराइट, तो दो तरीके के चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूव हुआ, टेक्नोलॉजिकल और फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। सो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में काफी सारी जो है इन्वेंशंस हुई। ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए किस किस ईयर में इन्वेंशन हुई, किसने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया और उसका रिजल्ट क्या निकला, उस इन्वेंशन का रिजल्ट क्या निकला। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। तो 1733 में जॉन के ने जो है फ्लाइंग शटल इन्वेंट किया। फ्लाइंग शटल ने क्या किया, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ वीविंग। जो वीविंग की स्पीड है फ्लाइंग शटल की वजह से इंक्रीज हो गई। तो 1733 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल इन्वेंट किया, जिसकी वजह से वीविंग की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई। फिर 1764 में जेम्स हारग्रीव्स आए, उन्होंने इन्वेंट किया स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी से क्या हो गया, इट मेड इट पॉसिबल टू स्पिन 8 yarns, to spin yarns, or 8 yarnों को स्पिन on the 8 spindles at a time। तो spin yarns on 8 spindles at a time पर जो है उनकी स्पिन करना जो तो आसान हो गया 1764 में। फिर 1769 में रिचर्ड आर्कराइट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, रिचर्ड आर्कराइट है, उन्होंने इन्वेंट किया वाटर फ्रेम। सो उन्होंने वाटर फ्रेम जो था एक वीविंग मशीन थी विच वर्कड विद वाटर पावर। वो वाटर फ्रेम जो था ना, वो एक वीविंग मशीन थी जो वाटर पावर से काम करती थी। सो उन्होंने क्या किया, एक वाटर फ्रेम इन्वेंट किया। इट वाज अ वीविंग मशीन विच वर्कड विद वाटर पावर एंड इट हैड सेवरल रोलर्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज। इसमें बहुत सारे रोलर्स थे इस वीविंग मशीन में और ये इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज में। फिर 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल जो है इन्वेंट किया। उन्होंने क्या किया, इट कंबाइंड द मैकेनिज्म ऑफ स्पिनिंग जेनी एंड वाटर फ्रेम। उन्होंने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मैकेनिज्म को कंबाइन किया और एक नई मशीन इन्वेंट की जिसका नाम था म्यूल। So it increased the speed of spinning and made production of fine yarn and fine fabric possible। इस म्यूल की वजह से क्या हुआ, स्पिनिंग की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई और फाइन यार्न और फाइन फैब्रिक की जो प्रोडक्शन है वो भी पॉसिबल हो गई। फिर 1785 में कार्टराइट आए, उन्होंने पावर लूम डेवलप किया। पावर लूम जो है इट कुड बी ऑपरेटेड थ्रू स्टीम पावर के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते थे और वाटर पावर के थ्रू भी आप इसको ऑपरेट कर सकते थे। और इससे क्या हुआ, इट एक्सेलरेटेड द वीविंग क्लॉथ, मतलब क्लॉथ की वीविंग की स्पीड को इसने एक्सेलरेट, इसको बढ़ा दिया। देन 1793 में बिले आए, उन्होंने जो है कॉटन गिन इन्वेंट किया एंड इट कुड सेपरेट the cotton fibers from seeds quickly। cotton fibers को seed से separate जल्दी करना cotton gin की वजह से आसान हो गया।
1825 में रिचर्ड रॉबर्ट आए, उन्होंने सेल्फ एक्टिंग स्पिनिंग म्यूल डेवलप किया और इट एक्सेलरेटेड द क्लॉथ वीविंग, वीविंग की ग्रोथ इससे बढ़ गई। फिर इससे 1846 में इलियास हॉबे आए, उन्होंने सेविंग मशीन इन्वेंट की और इसी से रेवोल्यूशन हुआ किसका, क्लॉथ स्टिचिंग, इट रेवोल्यूशनाइज्ड क्लॉथ स्टिचिंग। तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको याद रखना है कि कौन सी डेट पे क्या इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। फिर फैक्ट्री प्रोडक्शन पे चलते हैं। हाँ, अब हम बढ़ेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पेस का मतलब होता है स्पीड। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी स्पीड क्या थी, क्या वो धीरे धीरे हुआ कि वो एकदम से हो गया, उसके बारे में हम जानेंगे द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन, तो क्या हुआ, क्लॉथ प्रोडक्शन इन इंग्लैंड वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड। क्लॉथ की प्रोडक्शन इंग्लैंड में पूरे कंट्री साइड में फैल गई एंड वाज कैरीड आउट इन द विलेज हाउसहोल्ड्स। लेकिन अभी भी वो विलेज नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं कि लोग आ गए फैक्ट्रीज में, वर्कर्स में एकदम से उन्होंने काम करना शुरू किया, नहीं, वो अभी भी जो प्रोडक्शन थी वो विलेजेस में ही हाथ के काम से ही हो रही थी। सो बट नाउ अब क्या हुआ, द कॉस्टली न्यू मशीन्स जो है उनको परचेज भी किया जा सकता था, उनको सेटअप, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कितनी सारी मशीन्स इन्वेंट हुई, राइट, कितना सारा उससे फायदा हुआ। तो अब जो है न्यू कॉस्टली मशीन्स कुड बी परचेज, सेटअप एंड मेंटेन्ड इन द मिल। अब मिल में जो है नई कॉस्टली मशीन्स को प्रोड्यूस भी किया जा सकता था, उनको सेटअप भी किया जा सकता था और उनको मेंटेन भी किया जा सकता था। सो द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस स्पीड पर हुआ। कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज चेंज्ड इंग्लैंड टू अ लार्ज एक्सटेंट। फैक्ट्रीज आई जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है काफी ज्यादा बदल गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस। जो इंग्लैंड है काफी ज्यादा बदल गया जैसे जैसे फैक्ट्रीज आने लगी। बट दिस डज नॉट मीन दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज रिप्लेस द ट्रेडिशनल methods of production completely, or the change was rapid. The pace of the industrialization was slow. इसका मतलब ये नहीं है फैक्ट्रीज आई इंग्लैंड चेंज हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन थे, यानी कि जो घर में बैठ के काम करते थे, उसको पूरी तरीके से बदल गया। अभी भी वैसे ही काफी जगह पे काम होता था, लेकिन या फिर चेंज रैपिड थी, इसका ये मतलब नहीं था, क्योंकि जो पेस था, जो स्पीड थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो काफी स्लो थी। धीरे धीरे लोगों ने टेक्नोलॉजी को जो है एक्सेप्ट किया। तो इसके कुछ रीजंस है क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पेस है वो स्लो थी, क्यों। नंबर 1, चेंजेस डिडंट हैपन इन ऑल द सेक्टर्स एट द सेम टाइम। सारे सेक्टर्स में जो है चेंजेस एक साथ नहीं हुई। कॉटन, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में सबसे पहले हुई। देखो, कॉटन एंड मेटल वर द लीडिंग इंडस्ट्रीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी कॉटन और मेटल। कॉटन और मेटल जो थी, they were the most important industries till the 1840s. Cotton was the leading sector. After that, iron or steel became the leading industries. So the expansion of railway in the England increased the demand for iron and steel. 1840s तक तो कॉटन की जो है वो सबसे ज्यादा लीडिंग सेक्टर था, सबसे आगे चलने वाला सेक्टर था। उसके बाद आयरन और स्टील बन गए आपकी लीडिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसे जैसे रेलवे की डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे ट्रेन आने लगी, रेलवे का एक्सपेंशन होता गया इंग्लैंड में, वैसे वैसे आयरन और स्टील की जो है डिमांड जो है वो बढ़ती गई। Second reason was traditional industries could not be replaced fully. New industries could not easily replace the traditional industries. Less than 20% of the total workers were employed, in the advanced industries. The rest of the production was going on in the countryside only. 20% से भी कम वर्कर्स जो थे एडवांस, जो नई इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज, जो मशीन्स आई थी, उनमें एम्प्लॉयड थे। बाकी जो थे वो अभी भी जो प्रोडक्शन था वो घर में ही, कंट्री साइड में ही, अपने घरों में ही हो रहा था। तो जो नई इंडस्ट्रीज थी वो उन्होंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर पाई। नंबर 3 इज ग्रोथ ऑफ नॉन मैकेनिकल सेक्टर. Many small inventions helped in the growth of the non-mechanized sector. Some non-mechanized sector है जैसे कि food processing हो गया, building हो गया, पोट्री हो गया, ग्लास वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी को, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वो स्लो। नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मतलब बहुत धीरे धीरे लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया।
काफी मुश्किल था लोगों के लिए नई टेक्नोलॉजी को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को, मशीन्स को कि अपने घर भर छोड़ दो, अब जाओ मशीन से काम करो. It was very, very slow. So the new technological changes were not very fast. The new machines were very expensive. जो नई machines थी वो काफी ज़्यादा expensive थी. And the new machines often broke down and repair was costly. ये जो machines थी ना, ये देखो मर्चेंट्स को लगता था कि ये जो नई मशीन है काफी ज्यादा महंगी है, तो इससे बेटर होगा कि हम हाथ से अपने व्हीवर्स से काम करें जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सस्ता है, राइट. और जो नई मशीन थी ना ये बहुत जल्दी टूट जाती थी, मतलब ब्रोक डाउन हो जाती थी, खराब हो जाती थी, और फिर इनको रिपेयर करवाना बहुत ही ज्यादा महंगा होता था. तो अभी भी लोग क्या प्रेफर करते थे, हैंड लेबर प्रेफर करते थे विलेजेस में. अब स्टीम इंजन जो है डेवलप हुआ. सो किसने डेवलप किया, न्यू कॉमन मैन प्रोड्यूस्ड द स्टीम इंजन एंड जेम्स वॉट इम्प्रूव्ड इट. न्यू कॉमन मैन ने प्रोड्यूस किया स्टीम इंजन, और फिर जेम्स वॉट ने उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की और बोल दी थी हाँ तो मैं स्टीम इंजन तो मैंने डेवलप किया, जेम्स वॉट ने बोल दिया क्योंकि उसने थोड़ी सी उसको इम्प्रूवमेंट की. तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19th सेंचुरी शुरू हुई, there were no more than 321 steam engines all over the land. Total 321 steam engines थे, उससे ज्यादा steam engines पूरे इंग्लैंड में कहीं नहीं थे. Out of these 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 जो थे वो वूल इंडस्ट्रीज में थे, और जो रेस्ट थे रेस्ट जो थे माइनिंग में थे, कॉटन वर्क्स में थे और आयरन वर्क्स में थे. अब हम बात करेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में बात करेंगे, मतलब हैंड लेबर जहाँ पे हाथ का काम होता था और मशीन्स फैक्ट्रीज की वर्सेस काइंड ऑफ हम बात करेंगे. तो हैंड लेबर वर्सेस स्टीम पावर. तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द 19th century in Europe preferred hand labor over the machines for various reasons which are discussed below. हम वो reasons बोलेंगे. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना 19th century यूरोप में, वो हाथ के लेबर को ही पसंद करते थे मशीन से ज्यादा, जिसके काफी रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर. Poor peasants and migrants moved to city in large numbers in search of job. So there was no shortage of labor in the market, and as a result there was no problem of high wage costs either. Industrialists therefore did not wish to replace the hand labor with machines, which would not only require large capital investments but high maintenance cost too. तो क्या हुआ, जो पुअर पीजेंट्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, जो इधर उधर करते रहते थे, शहर से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, वो लोग जो सिटीज चले गए, बहुत सारे नंबर में बहुत सारे लोग सिटीज चले गए जॉब्स की ढूंढ तलाश में कि हमें जॉब्स चाहिए. ऑलराइट, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काफी सारे लोग जो है वहां पर चले गए. सो कोई लेबर की शॉर्टेज जो थी नहीं थी मार्केट में, क्योंकि इतने सारे लेबर्स आ रहे थे, हाई रेट में लेबर्स आ रहे थे, तो लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी मार्केट में, और एज अ रिजल्ट कोई हाई वेज कॉस्ट की प्रॉब्लम भी नहीं थी मार्केट में. इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला जब हमारे पास इतने सारे लेबर्स हैं तो हम क्यों हमारे हैंड लेबर को जो मशीन से रिप्लेस करें. हम क्योंकि जो मशीन है, एक तो उसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी, काफी महंगी मशीन आती थी, उनको रिपेयर कॉस्ट भी महंगा था, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा उनको मेंटेन करना पड़ता था. तो लोगों ने, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा जो 19th सेंचुरी यूरोप में थे, हम लोग के पास जो लेबर शॉर्टेज नहीं थी, इतने सारे लेबर्स आ रहे थे, तो हम क्यों हैंड लेबर को रिप्लेस करें मशीन से, क्योंकि ना एक तो उसको लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन्स टूट जाती थी और फिर उनका रिपेयर भी बहुत कॉस्टली होता था. तो अभी भी जो है 19th सेंचुरी यूरोप में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो अभी भी किसको प्रेफर करते थे, हैंड लेबर को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल था और मशीन्स काफी कॉस्टली थी, उनका रिपेयर काफी कॉस्टली था, उनको हाई मेंटेनेंस की जरूरत थी और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी, क्योंकि काफी मशीन्स जो है काफी महंगी आती थी. सेकेंड रीजन इज सीजनल लेबर. जो लेबर्स को जो है ना सीजनली एम्प्लॉय किया जाता था, तो इन सीजनल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन्स. So the industrialists preferred hand labor, employing the weavers only for the season when it was needed. Investing in costly machines for a short period made no labor shortage in England. तो क्या हुआ, सीजनल लेबर हुआ करता था, वर्कर्स को जो है सीजनली एम्प्लॉय किया जाता था. मतलब हमारे इंडिया में होता है ना कि दिवाली के सीजन में क्या होता है, जो हमारी मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है वो बहुत सारे लेबर्स को एम्प्लॉय कर देती है, और जैसे ही सीजन खत्म उन वीवर्स को निकाल दिया जाता था.
सिमिलरली वीवर्स को सीजनली एम्प्लॉय किया जाता था। जैसे क्रिसमस का सीजन आता है तो काफी ज्यादा बुक्स खरीदते हैं लोग, तो जो बुक्स बनाने वाली फैक्ट्रीज होती थी वो काफी ज्यादा जो है वर्कर्स को एम्प्लॉय कर देती थी। और जैसे ही सीजन खत्म, टाटा बाय बाय। तो सीजनली जो है वीवर्स को एम्प्लॉय किया जाता था एक पर्टिकुलर सीजन में, और जैसे ही सीजन खत्म उन वीवर्स को अपने जॉब से निकाल दिया जाता था। तो कॉस्टली मशीन्स में इन्वेंट करना इन छोटे छोटे पीरियड्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में काफी ज्यादा होती थी, तो उस पर्टिकुलर सीजन में बहुत सारे वीवर्स को एम्प्लॉय कर दिया जाता था, और जैसे ही सीजन खत्म वर्कर्स को टाटा बाय बाय। तो इसलिए लोग सोचते थे, इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि इन कॉस्टली मशीन्स में इन छोटे छोटे पीरियड्स के लिए, सीजन्स के लिए हम एम्प्लॉय करते हैं वीवर्स को, काफी क्यों करें, क्योंकि कोई चीप लेबर की शॉर्टेज तो थी नहीं इंग्लैंड में। तो दूसरा रीजन वाज seasonal labor. Third reason is the demand of intricate handmade goods. जो हमारे हैंडमेड गुड्स थे, जो बारीक का काम था, वो हाथ से बना हुआ काम, उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हुई इंडिया में। इनफैक्ट आज भी हमारा हाथ का बना हुआ काम बहुत ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं लोग उसकी, एज कम्पेयर टू जो मशीन से काम बनता है। The demand of intricate handmade goods. The variety of the products required in the market could not be produced by the machines available at that time. जो वैरायटी मार्केट में जरूरत थी, जो प्रोडक्ट्स मार्केट में जरूरत थे, वो जो मशीन्स उस वक्त अवेलेबल थी वो नहीं बना सकती थी, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। देखो, ओनली बी प्रोड्यूस, वो सिर्फ प्रोड्यूस कौन कर सकता था? हैंड लेबर प्रोड्यूस किया कर सकता था। सो जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड थी मार्केट में, वो हमारी मशीन्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, जो उस टाइम पे अवेलेबल थी। दे कुड ओनली बी प्रोड्यूस्ड विद द हैंड लेबर। मशीन्स वर डिजाइन्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अगर मेरी मशीन ने ये कप बनाया है, तो वो बाकी सारे कप भी ऐसे ही बनाएगी। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नहीं, अगले कप में राउंड बनाती हूँ, उसके बाद कप में स्क्वायर बना देती हूँ, अगला वाला मैं ट्रायंगल बना देती हूँ। अगर मेरी मशीन ने ये कप बनाया है तो वो सारे कप इसी शेप में बनाएगी, राइट। लेकिन जब हम हाथ से काम करते हैं तो हम अपने काम को काफी ज्यादा शेप्स दे सकते हैं। हम चाहे तो कभी राउंड बना सकते हैं, कभी स्क्वायर, काफी ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं अपने काम में। दैट इज व्हाई अभी भी जो हैंडमेड काम की थी, जो हाथ से काम किया जाता था, उसकी डिमांड काफी ज्यादा थी, राइट। तो मशीन को क्यों डिजाइन किया जाता था? क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक जैसी चीजें बना सके, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर मास मार्केट। बट देयर वाज अ डिमांड ऑफ इंटीग्रेट गुड्स टू, बट भारी की काम, हाथ का काम का भी जो है काफी ज्यादा डिमांड थी, जिसको जरूरत थी, विच रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल एनर्जी। जिसको किसकी जरूरत थी? इंसानों के स्किल्स की, वीवर्स के स्किल्स की जरूरत थी। उनको मैकेनिकली मशीन्स की एनर्जी की जरूरत नहीं थी, मशीन्स की जरूरत नहीं थी। इन एडिशन टू दिस, द एरिस्टोक्रेट्स, जो एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो अमीर क्लास होती थी, हमने पढ़ा है ना राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, एरिस्टोक्रेसी। तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो बोर्जियोइज थे, वो अभी भी जो प्रेफर्ड थिंग्स करते थे मेड बाय हैंड्स, क्योंकि वो किसके लिए थी? एक्सपोर्ट टू कॉलोनीज, मतलब बाहर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के लिए थी, और वहां पर तो हमारे जो हाथ के काम की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। सो दे प्रेफर्ड थिंग्स मेड बाय हैंड बिकॉज दे वर फॉर एक्सपोर्ट टू कॉलोनीज, क्योंकि वो किसके एक्सपोर्ट के लिए थी? कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करने के लिए। सो द डिमांड for the customized handmade goods was never taken over by the machine made things. तो कितनी भी machines आ गई, कितने भी machine made things आ गए, कभी भी जो डिमांड थी हमारे handmade customized goods की, integrate goods की, वो कभी भी हमारी machines जो है machine made things, उसको उसके ओनर नहीं ले सकी, उसकी जगह नहीं ले सकी। So ये reasons थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो 19th सेंचुरी यूरोप में थे, अभी भी प्रेफर किसको करते थे? हैंड लेबर को प्रेफर करते थे इन कंपैरिजन टू मशीन्स। अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में। वर्कर्स की लाइफ कैसी थी? सो लाइफ ऑफ वर्कर्स, so with the advent of the factory system, there followed a struggle between the workers and the factory owners, exploitation of labor and the decline in the personal liberty of the workers. जैसे फैक्ट्री सिस्टम एडवेंट हुआ, उसी एक स्ट्रगल होता था, वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स के बीच में हमेशा स्ट्रगल चलती रहती थी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता था, पर्सनल लिबर्टी ऑफ वीवर्स की जो है डिक्लाइन हो गई। Alright, population in the industrial cities and centers increased. इंडस्ट्रियल सेंटर्स और सिटीज में अब जो पॉपुलेशन है बढ़ती गई थी, क्योंकि काफी सारे जो विलेजेस, गांव से लोग थे, वो आ रहे थे कंट्री साइड में, सिटीज में काम के लिए, काम ढूंढने के लिए। ऑलराइट, सो पॉपुलेशन इन द इंडस्ट्रियल सिटीज एंड सेंटर्स इंक्रीज एंड क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ और हाइजीन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सेवरल प्रॉब्लम्स हो गई हेल्थ और हाइजीन के रिलेटेड।
हेल्थ खराब होने लगी, हाइजीन खराब होने लगा लोगों का. ऑल राइट, हेल्थ एंड हाइजीन के रिलेटेड. So the number of workers increased enormously. Workers का number बढ़ता गया, but they had to work under inhuman and hazardous conditions. They had to work for 14 to 16 hours a day. Women and children also worked for long hours, but got less wages than men. तो उनको जो है 16 घंटे एक दिन में जो है काम करना पड़ता था वीवर्स को. औरतें और बच्चे भी बहुत ज्यादा लंबे लंबे घंटे काम करते थे, लेकिन फिर भी जो है उनको मर्दों के कंपैरिजन में कम पे किया जाता था, कम सैलरी दी जाती थी. ऑलराइट, so to appoint the unskilled labor in factories had become a rule at that time. एक unskilled workers को factories में employ करना उस वक्त तो एक rule बन चुका था. Workers, women and children were preferred because they worked on less wages. वो औरतों को और बच्चों को प्रेफर किया जाता था काम करने के लिए, क्योंकि वो कम सैलरी पर भी काम कर दिए जाते थे, क्योंकि उनको मर्दों से कम सैलरी दी जाती थी. चिल्ड्रेन वर्क फॉर 16 hours a day. 16 घंटे जो है बच्चों से काम करवाया जाता था एक दिन में. All right, so factory owners behave like devils, और वो devils की तरह, जिन्नों की तरह, दुश्मनों की तरह जो है behave करते थे workers के साथ. All right, so the child labor class led a miserable life. Then, as the news of new jobs, traveled to the countryside, hundreds tramped to cities. Many job seekers had to wait weeks, spending nights in, under bridges or in night shelters. काफी जैसे जैसे न्यूज बढ़ती गई कि नई जॉब्स की कंट्री साइड में मशीन इंडस्ट्रीज आती गई, न्यूज फैल गई कंट्री साइड में कि जॉब्स की, तो काफी सारे लोग, हंड्रेड्स में जो लोग हैं गांव से जो है शहर आ गए जॉब्स की सोच में. और बहुत सारे जॉब सीकर्स को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था और उनको अपनी रातें गुजारनी पड़ती थी ब्रिजेस के अंदर, नाइट शेल्टर्स के अंदर. And the chance of getting the jobs were more for the people who had the relatives or friends working in the factories. उन लोगों को जॉब मिलना ज्यादा, उन लोगों के लिए जॉब मिलना ज्यादा उनकी चांसेस थे जिनके कोई रिलेटिव्स थे या जिनके कोई फ्रेंड्स जो है फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो उनकी रेफरल देकर उनको ज्यादा जो आसानी से जो है जॉब मिल जाती थी. बाकियों को, और अब जिनका कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स काम नहीं करते थे किसी फैक्ट्रीज में, उनको तो जॉब मिलना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते थे वर्कर्स को. And the workers always had a fear of unemployment. Workers को हमेशा fear रहता था unemployment का, कि अगर उनको जॉब नहीं मिली या उनको निकाल दिया गया तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, अपने घर को कैसे चलाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे. तो हमेशा उनको एक unemployment का fear था. And most of the workers were employed seasonally, जो हमने पहले भी पढ़ा, workers को जो seasonally employ कर दिया जाता था. And when the season were over, they were thrown out of their jobs. किसी particular season में जब production बहुत ज्यादा होती थी, बहुत सारे weavers को employ कर दिया जाता था, और जैसे ही season खत्म, weavers को बोल दिया जाता था टाटा बाय बाय. Alright, और जब economy fell हुई 1830 में, the employment rate was 35%, was between 35% and 75% in many areas. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35% to 75% थी काफी ज्यादा एरियाज में जब 1830 में इकोनॉमी डूब गई. एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. And average daily income of the labor was determined by the number of days of work. Laborers की रोज की इनकम जो एवरेज इनकम जो वो किस पे डिपेंड करती थी, कितने नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क पे डिपेंड करती थी. And at the best times till the mid 19th century, 10% of the urban population were extremely poor. Mid 19th century में क्या हुआ, 10% जो urban population थी वो काफी ज्यादा गरीब हो. Though the wages increased, हाँ wages जो है सैलरी जो है वीवर्स की, वर्कर्स की, उसको बढ़ा दिया गया, but this was not useful when the prices rose. जब प्राइसेस बढ़ गई, सामान की, चीजों की दामें बढ़ गई, तो ये ज्यादा यूजफुल नहीं था उतना जो है इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं 30,000 रुपए कमाती हूँ, लेकिन अगर मार्केट में चीजों की डिमांड, चीजों की प्राइस ही बढ़ गई, तो वो 30,000 रुपए मेरे लिए कम पड़ने लगेंगे ना. सिमिलरली वेजेस जो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो ये ज्यादा यूजफुल नहीं था जब प्राइसेस बढ़ने लगी, चीजों की दामों की जो दामें बढ़ने लगी चीजों की मार्केट में. एंड द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर्स अर्नड fell significantly since same wages could now buy fewer things. अब क्योंकि जो वीवर्स असलियत में क्या कमाते थे उसकी वैल्यू तब पता चली, क्योंकि अब जो सेम वेजेस है वो बहुत कम चीजें हम उन वेजेस से जो है खरीद पाते थे. तो वीवर्स की लाइफ जो थी बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही टेरिबल थी.
यहाँ पर मैंने एक इमेज दिखाई, आप देख सकते हो किस तरीके से वीवर्स जो है हंग्री होमलेस घूमते फिर रहे हैं। तो क्या हालत थी आपके वीवर्स की। So this was about the life of the weavers. अब हम पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, मतलब इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या हालत थी बिफोर द एज ऑफ मशीन, जब मशीन्स नहीं आई थी, बिफोर द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया, और क्या हालत हुई उसकी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद, जब ब्रिटिश ने कंट्रोल किया इंडिया को। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम पुराना पहले स्टोरी समझते हैं, बिफोर द एज ऑफ मशीन, जब ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया नहीं था, जब ब्रिटिश ने जो है इंडिया पे कंट्रोल नहीं किया था। So Indian silk and cotton dominated the international market. Indian का जो सिल्क है, जो कॉटन गुड्स है, वो हमेशा ही इंटरनेशनल मार्केट को जो है डोमिनेट करते रहते थे, ऑलवेज डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, Armenian and Persian merchants took goods from Punjab to Central Asia, and Afghanistan, Eastern Persia। जो है, जो अर्मेनियम और जो पर्शियन मर्चेंट्स थे वो पंजाब से गुड्स लेते थे और कहाँ पर देते थे, अफगानिस्तान में भी दिया जाता था, सेंट्रल एशिया में भी दिया जाता था, ईस्टर्न पर्शिया में भी दिया जाता था। ऑलराइट, और अ वेरी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द प्री कॉलोनियल पोर्ट्स, एक ट्रेड किया जाता था पुराने पोर्ट्स जैसे कि जो सूरत हो गया वहां से, एंड variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of trade and export। ये जो नेटवर्क था ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, इसमें काफी ज्यादा इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे इन्वॉल्व थे। फाइनेंसिंग प्रोडक्शन को फाइनेंस करना, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग द एक्सपोर्ट्स, इस सब में काफी ज्यादा इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स जो थे इन्वॉल्व थे। एंड सप्लाई मर्चेंट्स लिंक द पोर्ट्स to inland towns, और वो जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो अपने ऑफिसेस बिठाया कर देते थे पोर्ट्स पे और देखते थे, उनका काम होता था कि देखना एक्सपोर्ट अच्छे से हो रहा है, इंपोर्ट इंडिया से गुड्स बाहर अच्छे से आ रहे हैं, वहां से अच्छे से आ रहे हैं वापस गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ध्यान रखना सप्लाई मर्चेंट्स का काम हुआ करता था। तो ये तो हो गई बात जब ब्रिटिश नहीं आए थे इंडिया में, ब्रिटिश कंट्रोल नहीं था इंडिया में, जब मशीन एज इंट्रोड्यूस नहीं थी, जब प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम चलता था। अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश एरा आया, जब ब्रिटिश ने कंट्रोल किया इंडिया को, उस वक्त क्या हुआ। तो द यूरोपियन कंट्रीज सिक्योर्ड द राइट्स टू द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड। जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने अपनी मोनोपोली राइट्स को सिक्योर करके रख दिया था ट्रेड करने के लिए। तो इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन क्लोथ इनटू इंडिया इंक्रीज्ड विद द अडॉप्शन ऑफ द वन वे ट्रेड बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने एक वन वे ट्रेड कर दिया था। ऑलराइट, वो इंडिया से गुड्स लेते थे और वहां अपनी जो है ब्रिटेन में देते थे और वहां पे बेचते थे अपनी अपनी प्राइसेस पे, और वहां से कोई गुड्स वापस नहीं आते थे। The loss of European markets to Indian manufacturers due to the imposition of the heavy, duties and other restrictions on the import of Indian goods। तो यूरोपियन मार्केट्स का जो है काफी ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि जो हेवी ड्यूटीज इंपोर्ट पर जो है इंडियंस ने काफी ज्यादा हेवी ड्यूटीज लगाना शुरू कर दी और काफी ज्यादा अदर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इंडियन गुड्स के इंपोर्ट पर। ऑलराइट, देन डिक्लाइन ऑफ पोर्ट्स, जैसे जो पोर्ट्स हमारे थे सूरत जैसे था, हुगली जैसे था, उन पोर्ट्स का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। देन द लोकल बैंकर्स वेंट बैnkrupt which led to the decline of the traditional textile industries। काफी ज्यादा लोकल बैंकर्स जो है वो बैंकरप्ट हो गए और जिसकी वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसका भी डिक्लाइन हो गया। और जो ब्रिटिश एजेंट्स थे दे कंट्रोल्ड द प्रोडक्शन थ्रू एलिमिनेटिंग कंपटीशन थ्रू अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस। वो एडवांसेस दिया करते थे और उन्होंने कंपटीशन को जो है एलिमिनेट कर दिया, which led to the indebtedness of the workers, जिसकी वजह से जो वर्कर्स के जो कर्ज थे वो सारे उतर गए। तो ये हालत थी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बिफोर द एज ऑफ मशीन्स एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिफोर द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। Now what led to the decline of सूरत? हमने पढ़ा सूरत का जो पोर्ट था वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। अब किस वजह से, क्या हुआ ऐसा कि जो सूरत का पोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया? What led to the decline of सूरत? So Surat was popularly known as the gateway of Makkah। सूरत को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? गेटवे ऑफ मक्का के नाम से जाना जाता था, रिमेंबर। And it was a very busy port city with hundreds of different ships from different countries daily bustled the environment of the city। क्योंकि कितने सौ ships जो है रोज आया करती थी different countries से import लेके, ठीक है, गुड्स लेके, जिसके से जो हमेशा हसल बसल रहती थी इस सिटी के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में।
So it was an emporium of the western trade of during the मुगल पीरियड. जो ये सूरत था ये वेस्टर्न ट्रेड का एक एम्पोरियम हुआ करता था मुगल पीरियड के दौरान. एंड इट्स प्रॉक्सिमिटी with the Arabian Sea made it an important trade center. क्योंकि जो अरेबियन सी के जो ये सूरत है काफी क्लोज था, तो इसकी क्लोजनेस विद द अरेबियन सी ने इसको एक काफी ज्यादा important ट्रेड सेंटर बना दिया. A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network. However, Surat declined by the end of the 18th century and the reasons for it are as follows. क्यों decline हुआ सूरत? Number one, decline of the Mughal Empire was the main reason behind the decline of the Surat. जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, उसको एक सबसे मेन रीजन था सूरत के डिक्लाइन के पीछे. जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया उसी तरीके से सूरत भी जो है उसकी वजह से जो है डिक्लाइन हो गया. The once prosperous markets lost their luster and became standstill. Number two, sea played a vital role in the growth of Surat. But now it was controlled by the Portuguese and the British, which hindered the growth of the city and led to its downfall. जो सी था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था सूरत की ग्रोथ में, लेकिन अब सी को कौन कंट्रोल करता था? पोर्तुगीज, ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, जिसकी वजह से इसकी सिटी की ग्रोथ में जो है मुश्किलें आई और इसका डाउनफॉल हो गया, ये डिक्लाइन हो गई. नंबर 3, बॉम्बे गेव अ फियर्स कॉम्पिटिशन टू सूरत, where East India Company had shifted its headquarters in 1668. बॉम्बे जो है, बॉम्बे का जो पोर्ट है, उसने सूरत को एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दिया, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था. कहां पर? 1668 में. तो ये भी एक रीजन था इसके डिक्लाइन के लिए. एंड विद द ग्रोथ ऑफ बॉम्बे, जैसे ग्रोथ बॉम्बे की ग्रोथ होती गई, द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरत डिक्लाइन. And as a result of which traders and merchants and ship builders जो थे, they shifted their activities from Surat to Bombay as it promised more growth and profit. उन्होंने जो अपनी सारी एक्टिविटीज थी सूरत से बॉम्बे में शिफ्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे की स्पोर्ट ने उनको प्रॉमिस किया, ज्यादा उनको लगता था वहां पर ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा ग्रोथ है, तो उन्होंने अपनी सारी जो एक्टिविटीज थी वो सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दी, जिसकी वजह से जो सूरत की पोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन होने लगी. After that, exports from Surat fell dramatically. Export सूरत से एक्सपोर्ट होना जो है वो भी काफी ज्यादा नीचे गिर गया. And the credit that had financed the earlier traders began drying up, and the local bankers slowly went bankrupt. Local bankers जो धीरे धीरे bankrupt होने लगे. Then the port of the Surat, in comparison with the port of the Bombay, did not allow big ships to anchor because of the silt at the coast. जो सूरत की जो पोर्ट था, अगर हम बॉम्बे के पोर्ट से उसको कंपेयर करें, तो वो जो बड़ी बड़ी शिप्स को है ना एंकर पे आने नहीं देता था, क्योंकि वहां पे जो कोस्ट पे था काफी सिल्ट था, उसकी वजह से जो है the ships had to stop at a distance from where smaller boats would ferry cargo. And Bombay in comparison allowed the bigger ships to come into the dockyard, which was hassle free. लेकिन बॉम्बे का कंपैरिजन में जो है वो बड़ी बड़ी शिप्स को आने देता था डॉकयार्ड में, और जिससे हसल बसल नहीं होती थी. उनको लगता था कि काफी परेशानियां, पहले हमें डिस्टेंस पे सूरत के पोर्ट पे वहां पर वो रोकनी है शिप, उसके बाद दूसरे शिप में उसको ट्रांसफर करना है, उसके बाद वहां पर वो जाएगा, तो बहुत हसल बसल हुआ करती थी. लेकिन बॉम्बे जो है अलाउ करता था बिग शिप्स को डॉकयार्ड में आने के लिए, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि हसल बसल फ्री है, इसलिए जो है सूरत की पोर्ट की इंपॉर्टेंस डिक्लाइन होने लगी और सूरत डिक्लाइन हो गया और बॉम्बे का पोर्ट की ग्रोथ हो गई. तो इन वजह से जो है सूरत का पोर्ट डिक्लाइन हो गया. ये इंग्लिश फैक्ट्री सूरत पे एक 17th सेंचुरी ड्राइंग है, एक इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत, आप देख सकते हो. कंट्रोलिंग वीवर्स, एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द वीवर्स. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कंट्रोल है वीवर्स पे जमाया. Establishing control over the weavers. So before establishing control over the weavers, the East India Company found it difficult to ensure the regular supply of goods, of goods, especially cotton and silk textiles. Many foreign power as well as the local traders competed in the market to secure the woven cloth. So the weavers and the supply merchants could bargain, selling the product to the best buyer.
तो क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं किया था इंडिया पे, तो वो काफी उनको मुश्किल होता था अपना रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स इंडिया से ब्रिटेन में रेगुलर रखना काफी मुश्किल लगता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो काफी ज्यादा फॉरेन पावर्स और लोकल ट्रेडर्स ने कम्पीट भी किया अपने वूवन क्लॉथ को सिक्योर करने के लिए। तो वेवर्स और जो सप्लाई मर्चेंट्स थे वो बार्गेन करते थे, सेलिंग द प्रोडक्ट टू द बेस्ट बायर, जो उनको बेस्ट प्राइस देता था उन्हीं को वो अपना प्रोडक्ट बेच दिया करते थे। However, once the East India Company established political power, things eased out for it. पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पॉलिटिकल पावर अपनी इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, उनके लिए चीजें जो है आसान हो गई। It proceeded with the development of मैनेजमेंट, अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने डेवलप किया, कंट्रोलिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना शुरू किया, मतलब वही डिसाइड करेंगे कि वो वीवर्स को मतलब वीवर्स क्लोथ बनाते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी कि किसको क्लोथ बिकेगा, कितने में बिकेगा, ठीक है, सारा ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी और उनको आसान हो गया इंश्योर करना रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स। And this it did through a series of steps. अब आप सोचेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किया कैसे एक एस्टैब्लिश अपना कंट्रोल किया, तो इसने ये किया थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए जिसकी वजह से इन्होंने वीवर्स पर अपना कंट्रोल जमाया। नंबर 1, बाय एलिमिनेटिंग कंपटीशन, इन्होंने कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया। द कंपनी टुक मेजर्स to eliminate competition over the clothes trade and establish a more direct control over the clothes trade and establish a direct control over the weavers। तो उन्होंने एक कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया और एक डायरेक्ट कंट्रोल जो है वीवर्स पे भी जमा लिया और एक डायरेक्ट कंट्रोल जो है क्लॉथ के ट्रेड पर भी जमा लिया। तो उन्होंने क्या किया, इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमास्ता वो बोलते थे, and to supervise weavers and to collect the supplies and examine the quality of the cloth. Though in the beginning the Gomastas had a close relationship with the weavers, but later they acted arrogantly. बाद में वो arrogantly act करना उन्होंने शुरू कर दिया। The weavers lost space to bargain for prices and sell to different buyers. They were tied to the company and the company therefore secured the regular supply of goods. देखो क्या होता था, अगर ये ब्रिटिश है, दिस इज ब्रिटिश, और ये है आपका गोमास्ता, ये है आपके वीवर्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक गोमास्ता को एम्प्लॉय कर दिया और गोमास्ता की सारी जिम्मेदारी थी कि वीवर्स को वो सुपरवाइज करे, जो वीवर्स ठीक से काम कर रहे कि नहीं, अच्छा कपड़ा बना रहे कि नहीं, सप्लाईज को कलेक्ट करना, क्वालिटी का कैसे क्लोथ को एग्जामिन करना, ये सारा काम किसका था, गोमास्ता का था। तो अगर वीवर्स क्लोथ नहीं देंगे टाइम पर, तो वो ब्रिटिशर्स जो है वीवर्स से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो पकड़ेंगे गोमास्ता को, डांट पिटेंगे किसको, गोमास्ता को। तो गोमास्ता को जो है वीवर्स को सुपरवाइज करना था और अगर कुछ भी गलती हुई, वीवर्स ने टाइम पर क्लोथ नहीं दिया, तो ब्रिटिश को कुछ भी नहीं है वीवर्स के साथ, वो पकड़ेंगे किसको, गोमास्ता को। ऑलराइट, तो उन्होंने एक पेड सर्वेंट को एम्प्लॉय कर दिया जिसको गोमास्ता बोला करता था। तो गोमास्ता का काम क्या था, तो वीवर्स को सुपरवाइज करना, क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ को एग्जामिन करना, सप्लाईज को कलेक्ट करना। शुरुआत में जो गोमास्ता है उनका बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप था किसके साथ, वीवर्स के साथ, लेकिन बाद में वो एरोगेंटली उन्होंने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वीवर्स का इसमें एक नुकसान हो गया कि उन्होंने दे लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन, अब वो बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो क्लोथ है वो डायरेक्ट गोमास्ता को देना था और गोमास्ता भी ब्रिटिश को देता, तो ब्रिटिश डिसाइड करेगा कि वो अपना कपड़ा किसको बेचेंगे, कौन सी प्राइस पे बेचेंगे, राइट। तो वीवर्स जो है दे लॉस्ट द प्राइस टू बार्गेन एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स, दे वर टाइड टू द कंपनी, वो कंपनी के साथ बंध चुके थे एंड द कंपनी सिक्योर्ड द रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। नंबर 1 उन्होंने ये किया, एलिमिनेट कर दिया कंपटीशन, गोमास्ता को एम्प्लॉय कर दिया। Number 2, by preventing weavers to make dealings with other buyers. Weavers को अलाउड नहीं था कि वो किसी भी और अदर बायर के साथ जो है अपनी डीलिंग्स बना सके। तो कंपनी ने क्या किया, द कंपनी established a system of giving advances to the weavers at the time of placing orders. अब कंपनी ने क्या किया, वीवर्स को एडवांसेस देना शुरू कर दिया। जब ऑर्डर प्लेस होता था उसी वक्त जो है उनको उस ऑर्डर के लिए एडवांस देना शुरू कर दिया कंपनी ने। ऑलराइट, so those who and
the weavers were given loan for purchasing the raw cotton for their production, और weavers को जो लोन दिया जाता था ताकि वो अपनी प्रोडक्शन के लिए जो रॉ कॉटन खरीद सके, रॉ मटेरियल एक्चुअली खरीद सके. So those who took loans had to hand over the cloth they produced to the gomashta and they couldn't take it to any other buyer. जो लोग लोन लेते थे उनको जो अपनी प्रोडक्शन है डायरेक्टली किसको देनी थी, प्रोड्यूस करके गोमाश्ता को देनी थी. उनको अलाउड नहीं था कि वो अपनी प्रोडक्शन किसी भी और बायर के पास ले सके. Alright, and so weavers eagerly took advances. जो जैसे ही weavers को advances दिए जाते थे वो बहुत ही जल्दबाजी में advances ले लेते थे, hoping to own, क्योंकि उनको लगता था ऐसे वो ज्यादा कमाएंगे. Alright, least did they understand that they had got trapped in a web which have reduced them to puppets in the hands of the company. लेकिन उनको ये बात समझ में ही नहीं आई कि वो एक जाल में फंस चुके हैं जिन्होंने उनको puppets बना दिया है, कि वो कंपनी के हाथों में चल रहे, जैसा कंपनी चाहेगी वैसे ही उनको करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है अपना रेगुलर सप्लाईज ऑफ टेक्सटाइल्स को सिक्योर करके रखा. तो इस तरीके से जो है वीवर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने वीवर्स पे अपना कंट्रोल जमाया. तब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इन इंग्लैंड जो थे they pressurized the government to impose heavy duties on cotton textiles, and so that the Manchester goods could sell in Britain. Manchester जो थी ब्रिटेन में एक सिटी है, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो कॉटन की इंपोर्ट पर जो है काफी हेवी ड्यूटीज लगा दे, ताकि जो मैनचेस्टर के गुड्स है वो अपनी ब्रिटेन में सेल करे विदाउट कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड. तो इसका रिजल्ट ये निकला कि बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, दैट इज 1780 के टू 1900 में, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हुआ, देयर हैड बीन एन virtually no import of cotton goods into India. Import of cotton goods into India, there कोई भी import नहीं हुआ करता था end of the 18th century में cotton goods का इंडिया में. Second, industrialist ने क्या किया, persuade किया गवर्नमेंट को to sell the British cotton goods in Indian markets as well. Britishers ने क्या किया, वो अपने cotton, एक तो वो इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेते थे, बाहर ले जाते थे अपने देश में, वहां से वो जो फिनिश्ड गुड्स लाया करते थे और फिर वो जो है इंडियन मार्केट्स में उन्हें बेचा करते थे. तो सिर्फ हर जगह फायदा किसका हो रहा था, ब्रिटिशर्स का ही फायदा हो रहा था. तो क्या हुआ, बाय 1850 कॉटन पीस गुड्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंडियन मार्केट्स, एंड बाय 1870s दिस फिगर वाज ओवर 50%. फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स टर्न्ड टू इंडिया फॉर रॉ मटेरियल आफ्टर द सप्लाईज डिक्लाइन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर. ब्रिटिशर्स की काफी सारी कॉलोनीज थी, अमेरिका भी कॉलोनी थी और इंडिया भी कॉलोनी थी. तो अमेरिका ने जो है 1770s में ब्रिटिश के साथ सिविल वॉर खेल लिया और उसके साथ आजादी पा ली. तो जैसे सिविल वॉर खेला तो ब्रिटिशर्स की जो काफी सप्लाईज डिक्लाइन हो गई और उन्होंने रॉ कॉटन के लिए किसके पास आना पड़ा, इंडिया के पास आना पड़ा. तो एज रॉ कॉटन, वो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया से अपने देश में, और वहां से वो फिनिश्ड गुड्स बनाने लगे, एंड बस, एंड फिर वो इंडिया में वापस लाते थे और उनको बेचते थे अपनी प्राइसेस पे. ठीक है, सो एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज, जैसे कि रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होने इंडिया से इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप, क्योंकि जो रॉ कॉटन प्राइसेस है वो बढ़ने लगी. ऑब्वियस सी बात है, रॉ कॉटन कम हो रहा था इंडिया में, कम डिक्लाइन हो रहा था रॉ कॉटन की प्रोडक्शन. तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो रॉ कॉटन की जो प्राइस थी इंडिया में वो काफी ज्यादा बढ़ गई. वीवर्स स्टार्व्ड फॉर सप्लाईज, वीवर्स जो है सप्लाईज के स्टार्व्ड हो गए, उनके पास कोई सप्लाईज ही नहीं थी, क्योंकि सारा जो आपका ब्रिटिशर्स ले जा रहे थे, और उनको फोर्स किया जाता था कि रॉ कॉटन वो फोर्स हो गए महंगे प्राइसेस पे खरीदने के लिए. इस पोजीशन में वीविंग भी कोई पैसा कमा के नहीं दे पा रही थी किसको, वीवर्स को, क्योंकि कॉटन ही नहीं था, इतनी हेवी प्राइसेस पे कॉटन को बेचा जा रहा था, क्योंकि सारा कॉटन कौन लेकर जा रहा था, आपके ब्रिटिशर्स लेके जा रहे थे. एक बारी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे सिस्टम चलता था. देखो, ये ब्रिटिश है, ये इंडिया है. पहले क्या किया करते थे, इंडिया जो है यहाँ पर अपना गुड्स बनाया करता था और फिर वो ब्रिटिश में लिया जाता था और ब्रिटिश में बेचा करता था. अब ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पर इंडियन के वीवर्स पे पूरा कंट्रोल जमा लिया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ से जाया जाता था रॉ कॉटन ले जाता था ब्रिटिश इंडिया से, वहां से लाता था फिनिश्ड गुड्स और अपनी प्राइसेस पर बेचा करता था इंडिया में.
वहां से बना कर आता था फिनिश्ड गुड्स और फिर बेचा करता था इंडिया में, पैसे लिया करता था। किसको पैसे मिलेंगे? ब्रिटिशर्स को। तो इससे इंडिया जो है पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो गया। इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। अब पहले वर्ल्ड वॉर का इंडियन इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? अब जो ये एक तो मैटर ऑफ फैक्ट है कि वर्ल्ड वॉर 1 से जो है इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो क्या हुआ that industrial growth in modern sense in India was slow till the first world war. Modern sense में industrial growth इंडिया में अगर हम देखें काफी slow थी first world war तक। The war created dramatically a new situation which helped the Indian industries to grow, to develop and revive. तो वॉर ने एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटेन है, वो तो बिजी हो गया वॉर में। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को मौका मिल गया डेवलप होने के लिए, रिवाइव होने के लिए, अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, अपने कपड़ों को जो है रिवाइव करने के लिए अपनी इंडिया को। क्योंकि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिशर्स है, वो बिजी किसमें हो गए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो है बिजी हो गए। तो उन्होंने क्या किया? नंबर 1, कार्गो शिप्स यूज्ड इन द वॉर। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक हुआ, the import of foreign goods into India fell sharply. फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट जो इंडिया में होता था वो काफी ज्यादा गिर गया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उनका जो सारा पैसा है, जो सारा लेबर है, वो किसमें जा गया? किसमें चला गया? वॉर खेलने में चला गया। तो उनका जो सारा जो इंपोर्ट जो इंडिया में होता था वो ज्यादा गिर गया। ऑलराइट, so one of the reasons was that cargo ships were diverted to war related issues and hence there was a shortage of ships. क्योंकि जो सारी कार्गो शिप्स थी जिसमें से इंपोर्ट आता था इंडिया में, वो सारा किसमें लग गया? वॉर में चला गया, वॉर की इश्यूज में चला गया और इसलिए शॉर्टेज हो गई इस शिप्स में। तो इंपोर्ट आएगा कहां से? एक्सपोर्ट जाएगा कहां से? राइट। ऑल्सो इन द फैक्ट्रीज ऑफ द यूरोप थिंग्स रिलेटेड टू वॉर वर बीइंग मेड। फैक्ट्रीज ऑफ यूरोप में वही चीजें बनती थी जो कि वॉर के लिए जरूरत थी। एंड सो देयर वाज अ fewer things and so fewer things meant for the Indian markets were available. So under these circumstances the imports into India declined. ब्रिटिश का import इंडिया में इन circumstances में क्या हो गया? पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। So the factories that had established in India started selling their goods in greater quantities. जो फैक्ट्रीज इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुकी थी उन्होंने क्या किया? अपने इंडियन गुड्स को सेल करना जो है काफी ज्यादा ग्रेटर क्वांटिटीज में सेल करना शुरू कर दिया। So enthusiastic by these heavy sales, in heavy sales जैसे जैसे हेवी सेल्स आने लगी क्योंकि ब्रिटिश जो है वॉर में बिजी हो गए, कार्गो शिप्स जो भी उनका लेबर फोर्स था सारा जो है वो इंपोर्ट ही नहीं आ रहा था इंडिया में, सारा वॉर में बिजी हो गया। तो इंडियंस ने क्या किया? जो उनकी फैक्ट्रीज थी इंडिया में, उन्होंने जो है अपने गुड्स को ग्रेटर क्वांटिटीज में सेल करना शुरू कर दिया। तो इन हेवी सेल्स से एक रैपिड डेवलपमेंट हुआ किसका? होम मार्केट्स का, घरों के मार्केट्स का। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ होम मार्केट availability. As the Manchester imports into India decline, मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन में एक जगह, जैसे वहां से जो इंपोर्ट्स है इंडिया में डिक्लाइन होने लगे, इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट, इंडियन मिल्स के पास बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट था सप्लाई करने के लिए क्योंकि ब्रिटिशर्स जो इंडिया को अपनी चीजें बेचने देते नहीं थे, वो इंडिया से रॉ कॉटन ले लेते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेते थे, अपनी फैक्ट्रीज में बनाकर वापस रखते थे और अपना ही सामान इंडिया में बेचते थे। तो इंडियंस के पास जो काफी ज्यादा मार्केट सप्लाई था, तो दिस प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इंडस्ट्रीज टू रिवाइव। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई रिवाइव होने के लिए, वापस डेवलप होने के लिए। फिर डेवलपमेंट, डिमांड फॉर वॉर रिलेटेड गुड्स। So as the war prolonged, the Indian factories were called upon to supply the war needs. जैसे war होता गया तो इंडियन फैक्ट्रीज को बुलाया गया कि हमारे लिए वॉर की नीड्स को सप्लाई करने के लिए, जैसे जूट बैग्स हो गए, क्लोथ फॉर यूनिफॉर्म हो गया, टेंट हो गया, लेदर बूट्स हो गया, ऑलराइट, and mud mule saddles हो गया, and a host for other items. New factories were set up and everyone was made to work for long hours. नए फैक्ट्री सेटअप होने लगे, ठीक है, और इंडिया में नए फैक्ट्री सेटअप होने लगे और हर एक को जो है काफी लंबे घंटों के लिए काम करवाने लगे। Over the war years, the industrial production in India increased. Industrial production war, जब तक war होता गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो ब्रिटेन बिजी रहा, तो यहाँ से इंडिया ने जो अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दिया। And after the war, the Manchester could never recapture his old position in the Indian market. War के बाद जो मैनचेस्टर है वो कभी भी जो अपनी पुरानी पोजीशन इंडिया में रिकैप्चर नहीं कर पाया। लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज consolidated their position.
ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड कैप्चरिंग द होम मार्केट। तो इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की, अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, और मैनचेस्टर फिर कभी भी जो अपनी पुरानी पोजीशन इंडिया मार्केट में रिकैप्चर नहीं कर पाया। तो फर्स्ट कंक्लूजन ये है, कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इंडिया को काफी ज्यादा फायदा हुआ, उन्होंने अपनी काफी ज्यादा ग्रोथ की। तो जॉबर्स देखो, गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफिकल्ट, जॉब्स लेना हमेशा मुश्किल था। इवन व्हेन द मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर द वर्कर्स इंक्रीज्ड, the number seeking job was always more than the number of the jobs available। कितने लोग जॉब ढूंढ रहे वो हमेशा ज्यादा था कंपैरिजन टू कितनी जॉब्स अवेलेबल है। सो एंट्री इनटू द मिल्स वर रिस्ट्रिक्टेड, मिल्स में एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट की गई थी। ऑलराइट, सो द इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयड अ जॉबर, employed a jobber to recruit, to get new recruits। तो the jobber very often the jobber was an old and trusted worker। jobber जो है often एक old पुराना बुजुर्ग आदमी हुआ करते थे और trusted worker हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के। alright, so he got the people from his villages, ensured them jobs, helped them settle in the city and provided them money in times of crisis। ये जॉबर क्या करता था, अपने गांव से लोग लाया करता था, उनको जॉब्स दिया करता था, उनको हेल्प करता था सिटी में सेटल होने के लिए, और अगर उनको कोई कभी पैसों की जरूरत होती थी क्राइसिस के टाइम में, उनको वो भी दिया करता था। So thus the jobber was a person with some authority and power। तो जॉबर के पास कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर थी, राइट। जॉबर के पास कुछ अथॉरिटी थी, कुछ पावर थी, एंड ही बिगैन डिमांडिंग goods, gifts and money for his favor and controlling the life of the weavers। तो इसने शुरू कर दिया, अगर आप उन्होंने वीवर्स से जो है गुड्स लेना, गिफ्ट्स लेना जॉबर ने शुरू कर दिया, ताकि जो है वो लोग, यहाँ पर आपको जॉबर की पिक्चर कैसा दिखता था, हियर यू कैन सी हाउ द जॉबर लुक्ड, दिस इज द इमेज ऑफ एन जॉबर। आप इसके सेटअप से देख रहे हो कि वो किस इंसान कैसा हो सकता था। तो जॉबर ने क्या किया, वीवर्स से जो है गिफ्ट्स और मनी लेना शुरू कर दिया उनके फेवर के लिए, और वीवर्स की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो आई रिपीट, जॉब्स मिलना हमेशा से ही मुश्किल था, गेटिंग जॉब्स वाज ऑलवेज डिफिकल्ट इवन व्हेन द मिल्स मल्टीप्लाइड एंड द डिमांड फॉर द वर्कर्स इंक्रीज्ड। द नंबर सीकिंग जॉब वाज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। Entry into the markets, into the mills were restricted. So industrialists employed a jobber to get new recruits. Very often the jobber was an old and a trusted worker. He got the people from his villages, ensured them jobs, helped them settle in the city, and provided them money in times of the crisis. Thus the jobber was a person with some authority and power. He began demanding gifts and money from the weavers, workers, and controlling the life of the weavers. Now, by the second decade of the 20th century, second decade of the 20th century का क्या मतलब हुआ? 1910 to 1920. Weavers in India started using looms with a flight shuttle. How did the flight shuttle help the weavers compete with the mill sector? ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में क्या हुआ, इंडिया में जो वीवर्स थे उन्होंने क्या किया, लूम्स को जो थे, जो उनके हैंड लूम्स थे, उनको फ्लाइट शटल के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो फ्लाइट शटल ने इनने किस तरीके से हेल्प किया वीवर्स को मिल सेक्टर के साथ कंपीट करने में। सबसे पहले फ्लाइंग शटल वाज अ मैकेनिकल डिवाइस, इट वाज अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच वाज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीविंग। इससे जो वीविंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती थी, इसलिए फ्लाइट शटल को इंट्रोड्यूस किया जाता था। आप लोग को याद होगा फ्लाइट शटल किसने इंट्रोड्यूस किया, 1733 में इंट्रोड्यूस हुआ था फ्लाइट शटल, जॉन के ने इंट्रोड्यूस किया, और इससे वीविंग की स्पीड बढ़ गई। सो बाय द सेकंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी weavers started using loom with a flight shuttle। इससे क्या हुआ, and by 1940 35% of the handlooms in India was fitted with a flight shuttle। 35% handlooms जो इंडिया में थे फ्लाइट शटल के साथ फिट हो चुके थे। एंड इन रीजन्स लाइक जैसे मैसूर है, कोचिन है, बंगाल है, नेपाल है, ठीक है, मद्रास है, इन रीजन्स में तो ये फिगर 70 to 80% थी। सो इससे क्या हुआ, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, reduced the labor demand, लेबर्स की डिमांड रिड्यूस हो गई, एंड स्पीडेड अप द प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन भी जो है स्पीड अप हो गई, जल्दी होने लगी। सो फ्लाइट शटल ने हेल्प किया वीवर्स को मिल सेक्टर के साथ कंपीट करने में।
Now coarse cloth versus fine cloth. कोर्स क्लोथ वर्सेस फाइन क्लोथ. क्लोथ क्लोथ होता था वो रफ क्वालिटी का क्लोथ जो कि गरीब लोग खरीदते थे, और फाइन क्लोथ जो होता था बहुत ही फाइन क्वालिटी का क्लोथ होता था जो अमीर लोग खरीदते थे. तो क्या हुआ, certain group of weavers found it were in a better position to compete with than the others to compete with the mill sector. So among the weavers, some produced coarse cloth while others wove the fine cloth. कुछ लोग coarse cloth खरीदते थे जो कि रफ क्वालिटी का क्लोथ होता था जो कि गरीब लोग खरीदते थे, और कुछ फाइन क्लोथ प्रोड्यूस करते थे जो कि फाइन क्वालिटी का क्लोथ होता था जो कि अमीर लोग खरीदते थे. ऑलराइट, सो the demand for the finer varieties of cloth produced brought up by the well-to-do was more stable. जो डिमांड थी फाइनर वैरायटी ऑफ क्लोथ की ज्यादा थी जो कि अमीर लोग लाते थे, अमीर लोग खरीदते थे, वो ज्यादा स्टेबल थी. एंड द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व्ड. रिच जो है ये कपड़े तब भी खरीद सकते थे जबकि गरीब के पास कुछ खाने को नहीं होता था, कुछ पहनने को नहीं होता था, जब उनमें स्टारवेशन चल रही थी तब भी जो है अमीर लोग ये खरीद सकते थे. Famines did not affect the sale of the Banarasi and the Baluchari sarees. Famines ने जो इन rich cloth की finer varieties of cloth की सेल को बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया, लेकिन famines की वक्त जो गरीब लोग जो है उनके पास पैसे ही नहीं होते थे कपड़े खरीदने के लिए, coarse cloth भी खरीदने के लिए. Then moreover the mills could not imitate specialized weavers. Mills जो है वो specialized weavers नहीं imitate कर पाए. साड़ीज जिनके वूवन बॉर्डर्स होते थे और फेमस लुंगीज एंड हैंकरचीफ ऑफ मद्रास could not be easily displaced by the mill production. मिल प्रोडक्शन आसानी से इन चीजों को डिस्प्लेस नहीं कर पाई थी. ठीक है. नाउ हिस्ट्री ऑफ कॉटन इन ब्रिटेन. अब हम एक शॉर्ट समरी में मैं आपको समझाती हूँ कि हिस्ट्री ऑफ कॉटन, कॉटन की क्या हिस्ट्री थी ब्रिटेन में. ब्रिटेन में कॉटन की क्या हिस्ट्री थी. So cotton has been around as long as some of humanity's oldest civilization. As cotton began to come in the country, the British passed a law in 1722 banning the wearing of printed fabrics and designed to restrict the growth of cotton and protect the wool industry. This was repealed in 1772 and the demand for the cotton goods boomed, and demand for the cotton boots soon boomed. So a series of technological advances throughout the end of the 18th century led to a huge change in the cotton production. जो कॉटन जो था एक सबसे ह्यूमैनिटीज का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हुआ करता था, और जैसे जैसे कॉटन कंट्री में आना शुरू हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1722 में एक लॉ पास कर दिया कि जो प्रिंटेड फैब्रिक्स का पहनना, वियरिंग ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक्स उन्होंने बैन कर दिया ताकि जो है कॉटन की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो सके और जो है वूल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन हो सके. और इस एक्ट को रिपील किया गया 1774 में, और कॉटन जो है उसकी डिमांड काफी ज्यादा जल्दी बढ़ने लगी, बूम हो गई. ऑलराइट, सो एक काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आई थ्रू आउट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जिसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन में काफी ज्यादा चेंजेस आए. सो इट वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इंट्रोड्यूस्ड द कॉटन टू द ब्रिटेन. ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉटन को इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटेन में. इंडिया से वो रॉ कॉटन लेते थे जैसे कि हमने पढ़ा ब्रिटेन में, और वहां से फिनिश गुड्स लाते थे और इंडिया में ही बेचते थे अपने कपड़े. ठीक है, अपने रॉ कॉटन से, इंडिया के रॉ कॉटन से. ठीक है. And it was the British East India Company that introduced cotton to Britain, and therefore the demand for it began to grow. और डिमांड जो है कॉटन की बढ़ने लग गई. हाँ, as industrial revolution got going, जैसे industrial revolution बढ़ता जा रहा था, industrialization की तरफ दुनिया चलती जा रही थी, the entrepreneurs and inventors जैसे कि रिचर्ड आर्कराइट हो गया, जेम्स हार्ग्रीव्स हो गया, it made it possible to produce cotton textiles from raw cotton to at a large scale. उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स रॉ कॉटन से पॉसिबल बना दी लार्ज स्केल पे करने में. ऑलराइट, सो द लैंकाशायर कॉटन इंडस्ट्री एक्सप्लोडेड हो गई. जो लैंकाशायर कॉटन इंडस्ट्री वो एक्सप्लोड हो गई, और पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्ड किया पासिंग ए न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट. उन्होंने नए लॉज पास किए ताकि वीवर्स के राइट जो है सिक्योर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, स्पेशली चिल्ड्रन. एंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने काफी हेवी टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया इंपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इनटू ब्रिटेन में, ताकि जो मैनचेस्टर गुड्स है वो मैनचेस्टर की जो गुड्स है अपनी कंट्री में बिके और इंडिया के साथ उनका कोई कंपटीशन ना हो. तो क्या हुआ, बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटेन प्रोड्यूस्ड हाफ द वर्ल्ड्स कॉटन. वर्ल्ड का आधा से ज्यादा कॉटन जो है ब्रिटेन ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी.
However, with the outbreak of the First World War, Britain could no longer export cotton and the slow decline of British cotton began. जैसे ही First World War आया, ब्रिटेन का जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होना कॉटन जो है बंद हो गया और जो है स्लो डिक्लाइन ब्रिटिश कॉटन का शुरू हो गया. So, despite a resurgence, जो है कुछ टाइम के बाद जो है कॉटन की डिमांड फिर से बढ़ गई, फिर से इंक्रीज हो गई. उसके बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द इंडस्ट्री डिक्लाइन स्टीपली. जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई 1950s के ऑनवर्ड्स एंड हैड वर्चुअली डिसअपीयर्ड बाय द 1980s. और 1980s तक तो वो गायब ही हो गई. ऑलराइट, तो ये हिस्ट्री थी कॉटन की ब्रिटेन में. Now let's come to the last topic of the chapter, that is market for goods. अब हम पढ़ेंगे कि ये जो सामान जो था लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता था सामान खरीदने के लिए. अगर मेरे पास ये एक चीज है, मैं कैसे कन्विंस करूंगी लोगों को इसको खरीदने के लिए? तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को कन्विंस किया जाता था. एडवर्टीजमेंट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन टू make shape the minds of the people and create new needs. लोगों को माइंड को उसी तरीके से शेप किया जाता था, नई नई नीड्स क्रिएट की जाती थी कि अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं तो आपकी जिंदगी में मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं है, एवरीथिंग ये तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है जिंदगी की. इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो है लोगों का माइंड शेप किया जाता था. एंड प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, मतलब ये प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है. तो ये सारी चीजें लोगों को दिखाई जाती थी, कही जाती थी, एडवर्टाइज की जाती थी, जिससे लोगों को कन्विंस किया जाता था कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए. अब हम समझेंगे कि कौन सी जो है स्ट्रैटेजीज मैन्युफैक्चरर्स 20th सेंचुरी इंडिया में इस्तेमाल करते थे कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए. So, तो क्या हुआ? मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे पुट लेबल्स ऑन द क्लोथ बंडल्स टू मार्क द क्वालिटी. When buyers saw made in Manchester written all bold in the labels, they were expected to feel confident about buying the clothes. मतलब जब लोगों को दिखता था कि इस पे लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर, तो वो तो सोचते थे ये तो मैनचेस्टर से बन के आया, ये तो फॉरेन से बन के आया, ये तो अच्छा ही होगा, राइट? ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती थी. When buyers saw made in Manchester written in bold on the label, they were expected to feel confident about buying the clothes. उनको तो लगता था ये तो फॉरेन से बना, ये तो मैनचेस्टर से बन के आया, ये तो अच्छा ही होगा, राइट? एंड some labels were made with images. कुछ labels के साथ तो images भी paste की जाती थी and were beautifully crafted. बहुत beautifully craft किया जाता था लोगों को attract करने के लिए, ठीक है? So images of Indian gods and goddesses, they were appeared on these labels. भगवान की, Indian gods और goddesses की जो images है इन labels पे लगा दी जाती थी ताकि लोगों को attract करेगी. तो तुम्हारे भगवान का product है, ये तुम इसको नहीं खरीदोगे, right? That like that, okay? Printing calendars was started by the manufacturers. Calendars print करना भी manufacturers ने शुरू कर दिया था to popularize their products, ताकि वो अपने products को popularize कर सके, ठीक है? उनको popularize कर सके. तो in these calendars, the figures of God was used to sell new products. इन calendars में जो है भगवान की image लगा दी जाती थी ताकि वो नए products को खरीद सके. Later advertisement became the vehicle of the nationalist message of स्वदेशी. यहाँ पर देखो, ये जैसे ये एक कैलेंडर है, इस कैलेंडर पे जो है आपको भगवान की फोटो लगा दी जाती थी और साथ में लिखा है सनलाइट सोप, मतलब भगवान की फोटो लगा दी जाती थी और अपने जो लोग अपने कंपनी का जो नाम लिख लेते थे ताकि जो जिस घर में कैलेंडर जाएगा, जिस ऑफिस में जाएगा, लोग घर में गेस्ट आएंगे वो देखेंगे तो अच्छा आपने यहाँ से सोप खरीदी, हमें भी नंबर देना, हम भी यही से खरीदेंगे. तो एक वे था लोगों को जो है अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए, फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड. तो जब लोग देखते थे इसमें तो भगवान बने हुए हैं, हम इसको कैसे ठुकरा सकते हैं, तो भगवान का प्रोडक्ट है, राइट? अगर आपको मंदिर के लिए माचिस की डिब्बी खरीदनी होती थी, अगर आप देखो तो कि माचिस पे भगवान बने हुए हैं, तो आप सोचो कि तो मैंने मंदिर के लिए खरीदी और इस पे तो भगवान है, अगर हम इसी माचिस से पूजा कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा, राइट? तो भगवान की इमेजेस लगा दी जाती थी ताकि लोगों को जो है कन्विंस कर सके ये तो तुम्हारे भगवान है, तो तुम्हारा कल्चर है, तुम इसको कैसे ठुकरा सकते हो, राइट? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक अहमदाबाद कॉटन मिल जो है में जो प्रोडक्ट क्लोथ प्रोड्यूस होता है उसको दिखाया गया कि भगवान आपको एक क्लोथ ऑफर कर रही है, तो आप उसको कैसे ठुकरा सकते हो, ठीक है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपको जो है इमेज ऑफ न्यूमरस इंडियन गॉड्स जैसे कि
सरस्वती, कार्तिका, लक्ष्मी, ये सारी इमेजेस जो है लगा दी जाती थी लेबल्स पे। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, मतलब दिखाया जाता था मैनचेस्टर में बना है, अच्छा क्लोथ, और आपकी कल्चर को भी रिलेट कर रहा है, समझ में आया। तो दोनों तरीके से लोगों के माइंड को शेप किया जाता था कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इस इमेज में देखो महाराजा रणजीत सिंह की इमेज है, एक मैनचेस्टर लेबल के साथ मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ था। और जब जो प्रोडक्ट्स पे जो एम्परर्स की, नवाब्स की इमेजेस इस्तेमाल की जाती थी, और लोगों को लगता था ये प्रोडक्ट्स तो ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज इस्तेमाल करती है, इसकी क्वालिटी को तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, राइट। ये टेक्निक्स यूज की जाती थी मैन्युफैक्चरर्स की 20th सेंचुरी इंडिया में, लोगों को कन्विंस करने के लिए, कस्टमर्स को कन्विंस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। So I hope you enjoyed the video. If you did, do not forget to like, share, comment and subscribe. And we have completed the whole chapter, The Age of Industrialization. Thank you. I'll take you later.